नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथासिस में आपका स्वागत है। आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से मनु पार्ट थर्ड में मनु के द्वारा बताए गए ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड साइंस ऑफ पॉलिटी के बारे में समझेंगे। यानी मनु के अनुसार न्याय शास्त्र एवं राज्य शास्त्र की क्या भावना थी। साथ ही हम लोग इसमें समझेंगे कि मनु के अनुसार एवं भारतीय सनातन धर्म में धर्म का क्या अर्थ है। दोस्तों, इस आपको बता दें, इसके पहले मैंने मनु के बारे में पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया है, एक आश्रमास को लेकर और एक मनु के इंट्रोडक्शन एवं उनके योगदानों को लेकर बनाया है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख ले दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो मनु इज रिगार्डेड एज मोस्ट प्रोमिनेंट एमॉन्ग लॉ गिवर ऑफ एंशियंट इंडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कैसा माना जाता है पौराणिक कथाओं में, जब पृथ्वी की रचना हो रही थी तो ब्रह्मा मनु को भी 7 संतों में से एक जन्म दिया था एवं मनु को यहाँ की राजा बनाई थी। यानी कि पृथ्वी पर सबसे पहले किंगशिप चलाने वाले अगर कोई लोग थे तो वो महर्षि मनु ही थे। दोस्तों, यही कारण है कि इन्हें लॉ गिवर ऑफ एंशियंट इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, सेकेंड, ही मेड ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, चूंकि ये देश के भारत के पहले सनातन धर्म के पहले राजा थे तो न्याय शास्त्र की उत्पत्ति भी इन्हीं के समय से हुई। दोस्तों, नोट में है, jurisprudence refers to the science of law that inquires into the philosophical and scientific basis of law and justice। यानी न्याय शास्त्र क्या है दोस्तों? न्याय शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भी मुद्दे को लेकर उसके फिलोसॉफिकल एवं साइंटिफिक यानी उसके दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दोनों भावनाओं से मिलाकर देखता है एवं न्याय का निर्माण करता है। दोस्तों, इसके बाद दिलचस्प बात यह है कि मनु ने न्याय के यानी कानून के अलग अलग स्रोत बताए हैं। दोस्तों, वो कौन कौन से स्रोत है इसको समझना आवश्यक है। दोस्तों, Manu identifies 4 sources of law that prevailed in his time. The first one is Shrutis. What is the meaning of Shrutis, दोस्तों? It is largely comprised of 4 Vedas. That means the laws, the rules that comes from Vedas. वैसे नियम कानून जो वेद से निकल कर आते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि कुल हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं अजुर्वेद। दोस्तों, they dealt with the immanent and eternal law of the universe and provide the eternal element to all law, यानी कि यूनिवर्सल लॉ। दैट मीन्स हमारे देश में, हमारी पृथ्वी पर कुछ वैसे लॉ है जो यूनिवर्सल लॉ है। दैट मीन्स दिस लॉ कैन नॉट बी चेंज एनीवेयर, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। दोस्तों, जो सेकेंड उन्होंने स्रोत बताया कानून का वो है स्मृतिज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मृति दोस्तों? दे वेयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉयर्स लॉ, दे आर कॉन्ट्रोमिनस विथ धर्मशास्त्र दैट इज ट्रीटेड ऑन धर्मा। मतलब वे सारे कानून, वे सारे नियम, वो सारे जो धर्म से निकल कर सामने आते हैं, यानी जो लोगों के ड्यूटीज के रूप में आते हैं, उन्हें स्मृतिज कहा गया। दोस्तों, एवं स्मृति को भी कानून का एक स्रोत बताया मनु ने। दोस्तों, तो थर्ड वन है कस्टम्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस। यानी हमारे समाज में बहुत सारे नियम कानून ऐसे होते हैं जो समाज से खुद निकल कर सामने आते हैं। दोस्तों, इट रिप्रेजेंट द कन्वेंशनल विजडम एंड सोशल एक्सपीरियंस ऑफ द कम्युनिटी। दैट मीन्स the rules that comes from the social community, social experience. It mainly consists of सदाचार एंड शिष्टाचार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सदाचार दोस्तों? मतलब हम दूसरे अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, एंड द रूल ऑफ डिसेंसी यानी शालीनता, हम दूसरों के प्रति कितने सील हैं, कितने सजग हैं और कितने उनके साथ प्रेम भाव रखते हैं। ऐसी कानून, ऐसी विचार हमारे सोसाइटी से ही निकल के आती है। दोस्तों, जो हम लोग सोसाइटी में रहना एक साथ मिलजुल कर शुरू करते हैं। साथ ही में जो फोर्थ वन है डिक्टेट ऑफ गुड कंसाइंस, इट कॉम्प्रोमाइज एंड एवर इवॉल्विंग सोर्स ऑफ लॉ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। साथ ही में मनु सोचिए कितनी बड़ी बात बताई कि नियम कानून सिर्फ समाज, वेदाज इत्यादि से ही नहीं आती, बल्कि जो कानून का जो स्रोत है वो हमारे अंदर से भी है, यानी हमारी चेतना पर भी डिपेंड करती है, हमारी मन स्थिति पर भी डिपेंड करती है। दोस्तों, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है द फोर्थ वारंट दैट मनु ऑन टीचिंग शुड नॉट बी रिड्यूस टू डॉगमा। यानी कि मनु के द्वारा बताए गए जो भी बातें हैं उसको कभी भी हम लोग हट के तौर पर नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो चेतना है, चेतना हमें हमेशा अच्छाई के मार्ग पर ले आती है, ना कि हमें बुराई के मार्ग पर ले जाती है। दोस्तों, इसलिए आवश्यक है कि मनु को बात समझने से पहले हमें खुद के मन को स्वच्छ करना आवश्यक है। दोस्तों, इसके बाद है मनु एक्सेप्टेड दैट law was subject to variation with changes with time and spaces।
दोस्तों हम लोगों को ये बात पता है कि कोई भी लॉ जो है, जैसे हम लोग भारत में भारतीय संविधान को मानते हैं, अगर हम इंग्लैंड चले जाएं तो इंग्लैंड में दूसरे संविधान, वहाँ के नियम कानून अलग है। तो इसी तरह से मनु ये मानते हैं सॉरी, कि हमारे जो नियम कानून है वो समय और जगह के अनुसार चेंज हो सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। इसके बाद मनु केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि दो तरह के लॉज होते हैं, एक सिविल लॉ, एक क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ मतलब जो हमारे समाज में उत्पन्न होते हैं, जैसा कि कोई किसी का सामान चुरा लिया, कोई किसी को कुछ बुरा भला बोल दिया, किसी का अपमान कर दिया, वैसे लॉ। एवं दूसरे क्रिमिनल लॉ, जैसे कोई किसी का मर्डर कर दिया, समथिंग लाइक दैट। दोस्तों इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है साइंस ऑफ पॉलिटी, यानी उसका राज्य शास्त्र का क्या विचार था दोस्तों मनु का। एज रिगार्ड साइंस ऑफ पॉलिटी, मनु इज नॉन टू बी एन अर्ली एक्सपोनेंट ऑफ द डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप थ्योरी। दोस्तों जैसे कि हम लोगों को पता है कि मनु ही थे जिनको ब्रह्मा ने जन्म दिया था, एवं पृथ्वी पर सबसे पहले यहाँ की अराजकतापूर्ण भावना को देखते हुए यहाँ पर सबसे पहले राजा का धर्म निभाया था। दोस्तों तो किंगशिप थ्योरी यानी राजत्व का जो सिद्धांत है, उसका जो उत्थान जहाँ से शुरुआत हुआ वो मनु से ही होता है। दोस्तों हिज व्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द एंशियंट वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग एज इनिशिएटेड इन मॉडर्न टाइम्स। दोस्तों हम लोगों को पता है, हम लोग दो तरह के विचार पढ़ते हैं, एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एंशियंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो क्या दोनों सेम है? नहीं। राजा को लेकर, सॉवरेंटी को लेकर ये दोनों के बीच में कॉन्सेप्ट अलग अलग है। दोस्तों तो सबसे पहले वेस्टर्न की बात कर लेते हैं। द वेस्टर्न व्यू ह्यूमन monarchs as an agent of God, as a source of law, as if king can do no nothing, no wrong। दोस्तों यानी कि हमारे वेस्टर्न व्यू में क्या कहा जाता है, जो मोनार्क है, जो राजा होते हैं, वो ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। साथ ही में ये कहा जाता है वही कानून के स्रोत होते हैं, नियम के स्रोत होते हैं। साथ ही में ये कहा जाता है दोस्तों कि किंग कभी भी गलत कुछ नहीं कर सकते। जबकि इसके उल्टा हमारे भारत में क्या है On the contrary, Manu proclaimed that human monarch was created by God in order to save the universe from all प्रिवेडिंग टेरर ऑफ एनार्की। ब्रह्मा ने मनु का जन्म क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने देखा कि अर्थ पे जितने सारे एनार्की, जितने सारे भागम भाग, जितने सारे बुराइयां हैं, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। तो हमारे भारत में जो किंगशिप है, जो मोनार्क है, उसका रचना भगवान ने इसलिए किया ताकि लोगों को परवेडिंग टेरर ऑफ एनार्की यानी अराजकतापूर्ण भावना से उन्हें बाहर निकाला जा सके। दोस्तों तो इस तरह से जैसे राजा होंगे तो राजा के अंदर कौन सारे गुण होने चाहिए, इसको समझना आवश्यक है। तो इसको लेकर मनु ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू मनु, द यूनिक क्वालिटीज ऑफ किंग्स आर ही इज लाइक माइट ऑफ इंद्रा, मतलब उनके पास इंद्र भगवान की जैसी शक्ति होनी चाहिए। ही हैज रेडियंस लाइक सन, उनके पास उनके विचारों की जो चमक होनी चाहिए, जो दूरदृष्टि होनी चाहिए, वो सन के जैसी होनी चाहिए। ही हैज रैथ लाइक यमा, मतलब उनके अंदर जो एंगर है, गुस्सा है, वो यम की जैसी होनी चाहिए। ही हैज ट्रेजर लाइक कुबेर। कुबेर क्या है दोस्तों? द गॉड ऑफ इकोनॉमी, द गॉड ऑफ मनी। उनके पास मतलब राजा के पास जो मनी होने चाहिए वो कुबेर के भांति होने चाहिए। साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट मनु ने बताया कि राजा को शांत होना चाहिए। ही हैज प्लेजेंटलेस लाइक मून, उसके अंदर सॉफ्टनेस होनी चाहिए, उनका दिमाग हमेशा शांत होने चाहिए, जस्ट चंद्रमा के जैसे, जैसे वो हमेशा शांत रहता है। दोस्तों इसके बाद जो सेकंड ऑफ ये है पार्ट, उसमें है धर्म। दोस्तों अगर हम एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें और एंशियंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो धर्म का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। दोस्तों हमारे देश में धर्म का मतलब कुछ और निकाला जाता है, जबकि वेस्टर्न में धर्म का मतलब कुछ और निकाला जाता है। अगर शॉर्ट में हम पहले बताएं तो ये मान सकते हैं कि हमारे देश में धर्म का मतलब ड्यूटीज होता है, जबकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, वेस्टर्न में मतलब यूरोपीय कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में धर्म का मतलब डायरेक्ट रिलीजन से देखा जाता है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से दोस्तों देखा जाता है। तो देखिए देखते हैं हम लोग। इन एसेंस द आइडियाज ऑफ धर्मा इज क्लोज टू स्टैंडर्ड ऑफ राइटनेसनेस, मतलब हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में धर्म का मतलब सत्य की मार्ग पर चलना है, राइटियसनेस ट्रुथ के मार्ग पर चलना है। दोस्तों अब हम एक कोट पढ़ के सुनाते हैं जो टैगोर के द्वारा बताया गया है, दोस्तों उनकी अपनी पुस्तक में। The dharma is that principle which holds us firm together। धर्मा एक ऐसा सिद्धांत है जो हम लोगों को एक साथ रखता है, एंड लीड्स अस टू आवर बेस्ट वेलफेयर, और हमें सत्य के मार्ग पर, सर्वांगीण विकास के मार्ग पर ले जाता है। धर्मा फॉर मैन इज द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ट्रू हिमसेल्फ, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म जो है वो अपने आप को सत्य पूरी तरह से निष्ठ दिखाने की एक भावना है। ही मे रिजेक्ट धर्मा एंड चूज टू बी एन एनिमल और मशीन, मतलब
टैगोर ये कहते हैं कि आदमी अपने आप को धर्म से अलग करके एक मशीन बना सकता है, एक जानवर के रूप में देख सकता है, एंड देयर मे नॉट इंजोर हिमसेल्फ, और इस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित रखकर मे इवन गेट स्ट्रेंथ एंड वेल्थ फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब वो बाहर से एनिमल मशीन के रूप में वो सारी धन संपदा शक्ति अर्जन कर सकता है, येट दिस विल बी वर्स देन डेथ फॉर हिम एज ए मैन। लेकिन उनकी जो ये लाइफ होगी वो ह्यूमन के डेथ से भी बुरी होगी, क्योंकि उनकी धर्म के परे जाकर उनकी जो लाइफ होगी वो पूरी तरह से अराजकतापूर्ण होगी, पूरी तरह से विचलित, पूरी तरह से दुख भरी उनकी जिंदगी होगी दोस्तों। साथ ही में धर्म को कुछ और अलग भावना से देखें तो धर्म एज वर्च्यू, जस्टिस एंड लॉ। मतलब धर्म धर्म को हम लोग कैसे गुण के आधार पर, न्याय के आधार पर देखते हैं दोस्तों। इन द इन दिस सेंस इट रेफर्स टू द सुपीरियर लॉ विच गवर्न्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स एज वेल एज ह्यूमन सोसाइटी। मतलब धर्म एक ऐसी सुप्रीम एलिमेंट है, सुप्रीम लॉ है जो यूनिवर्स को रूल करती है, जो यूनिवर्स को चलाती है दोस्तों। मनु कॉन्सेप्ट धर्मा इज ड्राइव्ड फ्रॉम वेदास। मनु के अंदर जो धर्म की भावना आई, धर्म का जो कॉन्सेप्ट आया वो वेद से निकल कर आया। गॉड प्रोड्यूस्ड द ट्रांसेंडेंट बॉडी ऑफ लॉ। यानी कि मनु क्या कहते हैं कि गॉड जो है वो लॉ, गॉड प्रोड्यूस द ट्रांसेंडेंट बॉडी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ का जो शरीर बनाया है वो सबसे बेस्ट है। सिंस लॉ इज द किंग्स ऑफ किंग्स, क्योंकि किंग को कौन चलाता है, किंग को खुद लॉ चलाता है, इसलिए लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, फॉर मोर पावरफुल एंड इंड्यूरिंग दैट डे। मतलब लॉ जो है वो किंग्स, राजा से कहीं ज़्यादा ताकतवर और उनसे कहीं अधिक समय तक टिकने वाला चीज होता है। नथिंग कैन बी माइटर देन लॉ बाई वर्ड्स एड एज बाई that the highest monarch even the weak may prevail over the strong। मतलब कानून एक ऐसी चीज है जिसके मदद से एक कमजोर व्यक्ति भी अपने राजा के ऊपर अपना आधिपत्य जमा सकता है, कानूनी रूप से अपने आप को सही साबित कर उससे मजबूत बना सकता है दोस्तों। ये बिल्कुल सही बात है। A king could attain his exalted status only by fulfilling his duties imposed on him by dharma। यानी कि मनु कहते हैं कि एक अच्छा किंग, सर्वश्रेष्ठ किंग, पावरफुल किंग तभी बन सकता है जब अपने धर्म, अपने राज धर्म का वो सही से निभाए, अपने राज्य धर्म पे वो हमेशा अडिग रहे। अब क्या है दोस्तों, मनु ने ड्यूटीज ऑफ किंग यानी राज्य के कौन कौन से सारे धर्म बताएं, इसको समझना आवश्यक है। द प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ किंग, जिसके लिए किंग की रचना की गई, जिसके लिए ब्रह्मा ने किंग को बनाया, वो क्या था? द प्रोटेक्शन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए दोस्तों। सेकेंड वन, इम्पोजिशन ऑफ दंड नीति, मतलब कि द आर्ट ऑफ अप्लाइंग स्टेट पावर। मतलब कि राजा का ये प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने देश में आवश्यक, अपने देश में दंड नीति को सही से लागू करे, यानी कि स्टेट की जो पावर है उसकी सही से यूज करे दोस्तों। इसके बाद जो आगे है, किंग शुड बी मोस्ट पावरफुल बट शुड बिहेव लाइक फादर टुवर्ड्स ऑल मैन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। किंग सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, इसके बावजूद वह सभी प्रजा के समक्ष एक पिता की भावना के साथ पेश होगा। मतलब वो सबके साथ सहानुभूति की जगह सहानुभूति और दंडित करने वाली जगह पे दंड की भावना में पेश आएगा। मतलब वो अपने आप को हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति पूर्ण भावना रखते हुए सबके साथ पेश आएगा दोस्तों। वो कभी भी निरंकुश राजा नहीं बनेगा। नेक्स्ट, इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस के बारे में क्या बताया कि 1/6 ऑफ द वेल्थ ऑफ सब्जेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग सॉलिड प्रोटेक्शन टू द पर्सन एंड प्रॉपर्टी। यानी कि जब लोगों को राजा उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनकी संपत्ति की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए क्या करना होगा? उनकी प्रजा को अपने कुल संपत्ति का 1/6 संपत्ति उनको देना होगा। और साथ ही साथ मनु ये भी बताते हैं कि राजा अगर कुछ अच्छे डेट्स, अच्छे काम करते हैं तो इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिल सकता है दोस्तों। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग समझ में आया कि मनु ने आखिर कैसे विचार दिया। मनु का ज्यूरिस्प्रूडेंस, न्यायशास्त्र एवं राजशास्त्र के प्रति क्या विचार था, मनु का धर्म के प्रति क्या विचार था, और हमारे एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में धर्म को किस भावना के साथ देखा जाता है, ये सारी बातें हम लोगों ने समझी। उम्मीद है दोस्तों ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने और वीडियोज़ का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से ज़रूर देखें। मनु का
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।